गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलेश एकेडमी। आज जो है हम एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 8 अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया के चैप्टर्स को सॉल्यूशंस को देखेंगे। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। यदि आप मेरे कोर्सेज को परचेस करना चाहते हैं तो दिए गए इस नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारे चैप्टर्स को। तो फर्स्ट हम देखते हैं हमारा मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य, जैसा कि आपको पता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। और उसके लड़के हुए बिंदुसार, और बिंदुसार के लड़का हुआ वो हुआ अशोक। मतलब बिंदुसार का पुत्र कौन हो गया? अशोक हो गया, और चंद्रगुप्त का पुत्र हो गया बिंदुसार। ये चीज हमें समझ में आ गई। इसी को ही हम क्या बोलेंगे? अब वंश बोलेंगे। तो वंश की डेफिनेशन क्या होती है कि जब एक ही परिवार के कई सदस्य, एक के बाद एक राजा बनते हैं। क्या होता है? एक परिवार के कई सदस्य जब एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें वंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वंश कहा जाता है। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य का वंश यदि मैं आपसे बात करूं तो इसमें कैसे हो जाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, बिंदुसार हो जाएंगे, या मैं बोल दूं आपसे मौर्य वंश, तो मौर्य वंश के अंतर्गत कौन कौन हो जाएंगे? तो मौर्य वंश के अंतर्गत हो जाएंगे हमारा चंद्रगुप्त, बिंदुसार एंड अशोक। तो क्या हुआ था कि धनानंद को हराने के लिए चंद्रगुप्त ने क्या करा था? कौटिल्य की मदद से धनानंद को हराया, और फिर बाद में जाकर ये जो होंगे मौर्य वंश में कौटिल्य जो रहेंगे वो प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाएंगे। इसी के संदर्भ में क्या होंगे? चंद्रगुप्त मौर्य एक बुक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बुक लिखेंगे जिसका नाम रहेगा अर्थशास्त्र। क्या रहेगा उस बुक का नाम? अर्थशास्त्र लिखेंगे, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो रहेंगे वो राइटर्स रहेंगे। प्लस इस अर्थशास्त्र किससे रिलेटेड होगी? तो ये पॉलिटिकल्स, या जिसे बोल दूं राजनीतिक शास्त्र जो होगा उससे रिलेटेड बुक रहेगी अर्थशास्त्र। और इसमें आपको चंद्रगुप्त या कौटिल्य का भी वर्णन आपको इस बुक के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं साम्राज्य की। यदि हम साम्राज्य की बात करें तो साम्राज्य कई राज्यों से मिलकर बने होते थे, तो उन्हें हम बोलते थे साम्राज्य। जैसे क्या होता था? राज्यों के क्या होते थे? राजा होते थे। ऐसे साम्राज्य का जो प्रधान होता था उसको बोला जाता था सम्राट। क्या बोला था? सम्राट बोला जाता था साम्राज्य के। यही साम्राज्य के कई होंगे, कई सारी राजधानी होंगे आपको। जैसे कि मैं बोल दूं इस मौर्य साम्राज्य में कई सारी राजधानी होंगी, जैसे उज्जैन होगा, तक्षशिला होगी, और पाटलिपुत्र होगा। पाटलिपुत्र डेट मीन्स पटना। आज की डेट में अगर पाटलिपुत्र का मतलब क्या हो जाएगा? पटना, जो कि बिहार में रहेगा। ये क्या होंगी? इस राज्य की क्या होंगी? राजधानियां होंगी। इस साम्राज्य की राजधानियां होंगी। तो अब हम देखते हैं कि आखिरकार राज्य और साम्राज्य से कैसे भिन्न था। साम्राज्य जो होंगे बहुत बड़े होंगे, जो कि कई राज्यों से मिलकर बने होंगे। अब साम्राज्य की रक्षा के लिए क्या होंगे? वे बड़ी बड़ी सेनाओं की भी जरूरत पड़ेगी। कैसी सेनाओं की जरूरत पड़ेगी? हमें बहुत बड़ी सेनाओं की जरूरत पड़ेगी। और सम्राटों को क्या होगा? राजा की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की भी जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि अब क्या होगा? वो राज्य ना रहकर क्या हो जाएगा? वो एक प्रकार से क्या हो जाएगा? साम्राज्य हो जाएगा। सम्राट डेट मीन्स क्या हो जाएगा? ग्रुप ऑफ स्टेट इज कॉल्ड द साम्राज्य। मतलब कई सारे राज्यों से मिलकर साम्राज्य का निर्माण होगा। तो सम्राटों को क्या हो जाएगा? उस साम्राज्य की रक्षा के लिए और वहाँ के जो लोग रहेंगे उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे संसाधनों की उन्हें जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे ही क्या होगा कि जब सम्राट को लगेगा कि हमें टैक्स वसूल करना है या टैक्स इकट्ठा करना है, तो वो क्या करेगा कि इस साम्राज्य में से पूरे साम्राज्य का टैक्स अकेला ही नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए क्या करेगा? टैक्स इकट्ठा करने के लिए वो क्या करेगा? अधिकारियों की नियुक्ति करेगा, या मैं बोल दूं उसको कई सारे ऐसे अधिकारी चाहिए जो वो टैक्स या रिवेन्यू वसूल कर सकें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टैक्स इकट्ठा करने के लिए भी क्या करेगा? अधिकारियों की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम देखेंगे साम्राज्य का प्रशासन, आखिरकार इस साम्राज्य पर कैसे प्रशासन होता था। तो आप देखेंगे कि ये जो साम्राज्य होते थे बहुत बड़े बड़े होते थे। कैसे होते थे ये साम्राज्य? बहुत ही बड़े होते थे। तो इनमें क्या होता था कि ये बहुत बड़े भूभाग पर फैले होते थे। तो इन पे जो राज्य होता था वो भी अलग अलग क्षेत्र पर अलग अलग हिसाब से या अलग अलग ढंग से राज्य होता था। तो अब जैसे कि यदि मैं आपसे बोल दूं पाटलिपुत्र ले लें या इसके कुछ अन्य क्षेत्र ले लें, तो यहाँ पर जो होता था इसके आजू बाजू वाले क्षेत्र पर सम्राट का तो सीधा अधिकार या सीधा नियंत्रण तो होता था, लेकिन क्या होता था इसके आजू बाजू भी कई सारे किसान, व्यापारी, ठीक है ना, और पशुपालक,
इनसे भी टैक्स वसूल करने के लिए क्या होते थे, अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। और ये अधिकारी यदि राजा के आदेश का यदि पालन नहीं करते थे तो उन्हें क्या होती थी, उन्हें सजा दी जाती थी इसके बदले में कि राजा के पालन का उल्लंघन किया गया है। तो ये क्या करते थे इन अधिकारियों को भी कि आखिरकार ये संदेशवाहक क्या होता है। तो संदेशवाहक का मतलब क्या होता है कि जो एक जगह से, ये क्या करते थे अधिकतर संदेशवाहक एक जगह से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, अपना संदेश पहुंचाने के लिए क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे। और क्या करते थे कि ये जो जासूसी क्या करते थे, जो जासूस लोग होते थे या जासूस अधिकारी होते थे, उन पर भी क्या करते थे, ये जो संदेशवाहक होते हैं वो निगरानी या नज़र रखते थे कि आखिरकार कौन जासूस अधिकारी क्या कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि राजा तक उनको गलत इन्फॉर्मेशंस पहुंचा रहा हो। तो वो क्रॉस चेक किससे करते थे, वो इस संदेशवाहक से क्रॉस चेक करते थे। और दूसरी चीज़ क्या होती थी कि जैसे कि आप देखेंगे कि ये साम्राज्य जो रहेगा, मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा रहेगा, तो इस पे शासन करने के लिए राजा क्या करेंगे या सम्राट क्या करेंगे कि अपने ही पुत्र को, अपने जो राजकुमार रहेंगे वो क्या करेंगे, जैसे कि उज्जैन हो गया, तक्षशिला हो गई, इन वहाँ पर क्या करेंगे, इनको एज ए गवर्नर या राज्यपाल बनाकर उन्हें पहुँचाया जाएगा कि आप वहाँ पर देखो कि वहाँ पर आखिरकार नियंत्रण कैसे या प्रशासन कैसे चल रहा है। तो ये जो सब चीज़ रहेंगी वो आएंगी आपके साम्राज्य के प्रशासन में। तो वहाँ पर क्या करते थे, राजकुमारों को राज्यपाल या गवर्नर के रूप में पहुंचाया जाता था। जैसे कि हम मान लें अशोक को क्या करेंगे, अवंतीपुर का भी गवर्नर बना के पहुंचाएंगे। अवंतीपुर मतलब उज्जैन का पुराना नाम क्या हो जाएगा, अवंतीपुर। तो राजकुमार अशोक को भी क्या करेंगे, एक गवर्नर बनाकर पहुंचाएंगे अवंतीपुर। तो अब हम देखते हैं कि आखिरकार ये जो नजराना होता है और कर में, दोनों में अंतर क्या होता है। तो कर जो होता है वो क्या होता है, एक नियमित रूप से इकट्ठा किया जाता है। क्या होता है, कर की एक समय अवधि रहती है निश्चित, ठीक है ना, उस पर जो टैक्स या रेवेन्यू वसूल करना, कितने दर से करना है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से करना है, वो सब क्या होता है, निर्धारित होती है। तो वो होता है कर, यानी कि नियमित रूप से इकट्ठा करने वाले जो होते हैं उसको बोलते हैं हम कर। वहीं हम देखिए नजराना का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से देखा जाए तो गिफ्ट होता है, जो कि क्या होता है, अनियमित रूप से इकट्ठा किया जाता है। इसकी कोई टाइम बाउंडेशंस नहीं होती हैं, ठीक है ना। अनियमित रूप से जितना चाहो आप इतना इकट्ठा, या जो आपको देना चाहें वो नजराने के पेश में आप एज ए गिफ्ट के रूप में आप दे सकते हैं। तो नजराना और कर में ये दोनों डिफरेंस होते हैं कि कर जो होता है वो नियमित होता है, नजराना जो होता है वो अनियमित रूप से इकट्ठा किया जाता है। अब हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक, डेट मीन्स अशोक, ठीक है ना। हमारे चैप्टर का नाम भी क्या है, अशोक ही है। तो अब हम पढ़ेंगे अब अशोक के बारे में। तो अशोक जो है वो क्या होंगे, इस मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध प्रशासक या शासक जो रहेंगे अशोक रहेंगे। तो ये क्या करेंगे कि ये जो अपने संदेश रहेंगे, ये ऐसा पहला राजा रहेगा जो अपने संदेशों के पहुंचाने के लिए दूर दूर तक क्या करेंगे, अभिलेखों का निर्माण करेंगे या अभिलेखों पर अपने संदेश गुदवाएंगे, ठीक है ना। अब ये जो संदेश होंगे वो किस भाषा में लिखे जाएंगे, तो ये जो संदेश होंगे वो प्राकृतक और ब्राही भाषा में लिखाए जाएंगे, ठीक है ना। देखिए कोई भी राजा या कोई भी शासक जो हिस्टोरियंस रहेगा वो एज ए अपने जो भी संदेश या नियमावली जैसे मैं बोल दूँ वो पहुँचाएगा, तो कैसे यूज़ करेगा, एज ए लोकल लैंग्वेज में, सामान्य भाषा में, चाहे वो बौद्ध हो, जैन धर्म हो या हमारे अशोक हो, तो वो क्या करेंगे, एज ए सामान्य भाषा में अपने उपदेश या शिक्षा, अपने अभिलेखों या संदेश पहुंचाएंगे, ताकि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस आसान भाषा में समझ सकें। तो ऐसे ही अभिलेख जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, प्राकृतक और ब्राही भाषा में लिखे होंगे, ताकि सामान्य लोगों को आसानी से वो चीज़ समझ में आ सके। अब हम देखेंगे अशोक का कलिंग का युद्ध। कलिंग का मतलब क्या हो गया, कलिंग मतलब आज की डेट में उड़ीसा स्टेट। यदि मैं आपसे बोल दूं कलिंग यानी कि एक उड़ीसा स्टेट जो कि समुद्र तट के निकट है, तो वो हो जाएगा हमारा कलिंग। इस कलिंग को क्या आज की डेट में क्या बोला जाता है, तो उड़ीसा क्षेत्र बोला जाता है, या उड़ीसा स्टेट आप समझ लें। और यहाँ पर क्या हुआ था कि जैसे अशोक ने क्या करा था, युद्ध लड़ा था, तो यहाँ पर कई सारे व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी युद्ध के समय, कई सारे कोई जनहानि हो गई थी, कई सारी पत्नियां जो थी वो विधवा हो गई। तो इन सबको देखते हुए अशोक का क्या हो गया, हृदय परिवर्तित हो गया, या मैं आपसे बोल दूं अशोक के क्या हो गया, वीर तृष्णा प्राप्त हो गई, जिसको देखकर अशोक ने प्रण लिया कि मैं आज के बाद कभी भी युद्ध नहीं लड़ूंगा।
तो यहाँ पर जो होगा ये कलिंग का युद्ध कहलाया, यानी कि उड़ीसा जो था उसका युद्ध कहलाया, जहाँ पर अशोक का वितृष्णा हुई। अशोक का धम्म क्या था? तो ये जो धम्म है, धम्म का डेट मीन्स धर्म, धर्म मतलब धम्म का डेट मीन्स धर्म। संस्कृत भाषा में इस धर्म को क्या बोला जाता है? धम्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? धम्म बोला जाता है। ऐसे ही हिंदी में इस धम्म को क्या बोला जाता है? धर्म बोला जाता है। तो हम देखते हैं आखिरकार अशोक का धर्म क्या था। अशोक के धर्म में क्या था कि अशोक धर्म किसी देवताओं को या किसी में मूर्ति पूजा को कहते हैं उसमें आवश्यकता नहीं थी, या कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी अशोक के धर्म में। वो क्या करते थे कि उन्हें लगता था कि जैसे कि पिता अपने बच्चों के लिए जैसे व्यवहार करता है वैसे ही मैं क्या करूं, अपनी प्रजा को निर्देश दूं, ऐसे लालन पालन करूं। ऐसा उन्होंने, अशोक ने अपने धर्म को माना। और वो क्या करेंगे, अशोक क्या करेंगे, बुद्ध के उपदेशों से ज़्यादा प्रभावित होंगे। अशोक के राज में भी कई सारी समस्याएं रहेंगी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अशोक के साम्राज्य में क्या होंगे, कई धर्म को मानने वाले व्यक्ति रहेंगे, ठीक है ना। तो उनमें क्या होगा कि उनमें आपस में टकराव होगा। कई सारे व्यक्ति क्या करेंगे, पशु बलि को चढ़ावा देने के लिए प्रेरित होंगे। कई आपस के पड़ोसी व्यक्ति क्या करेंगे, मारेंगे एक दूसरे को, लड़ेंगे एक दूसरे को। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए वो क्या करेंगे, एक धम्म महामात्य की नियुक्ति करेंगे या अधिकारी की नियुक्ति करेंगे। किसके लिए? ताकि वो क्या करे, जाकर या एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर इस धम्म की शिक्षा दे कि आपको क्या करना, अहिंसा का पालन करना है, ठीक है ना, पशु बलि को बढ़ावा नहीं देना है। तो इस प्रकार से वो क्या करेंगे, एक महामात्य की नियुक्ति करेंगे इस धर्म को बचाने के लिए कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। अशोक आगे जाकर क्या करेंगे कि अभिलेखों का निर्माण करवाएंगे, सड़क बनवाएंगे, कुएं खुदवाएंगे, विश्राम आश्रम बनवाएंगे, और क्या करेंगे, मनुष्य और पशुओं के दोनों के लिए क्या करेंगे, एज ए हॉस्पिटल या चिकित्सा जो केंद्र हैं वो भी, उसका भी निर्माण करेंगे। तो ऐसे करके क्या होंगे, अशोक जो रहेंगे वो धीरे धीरे फेमस हो जाएंगे। तो वो क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों की भी व्यवस्था करेंगे। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।